Rahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear aspirant, as you know that CSS, special CSS exam is going on nowadays, and a few days ago, English Pre-C and composition paper took place, right? And it had one of the most important question, that is called sentence correction. तो आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस करेक्शन के जो टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, वो उनमें से आपने 5 करेक्ट करने थे, राइट? बट हम इस पूरे लेक्चर में 8 के 8 को सॉल्व करेंगे, करेक्ट करेंगे, ना ही जस्ट सिर्फ करेक्ट करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन टू एज, राइट? तो द थिंग इज दैट आई मस्ट से वन थिंग अपार्ट फ्रॉम CSS, sentence correction is one of the most important topics of English grammar. So it is necessary to understand it fully. That is why I have already uploaded a sentence correction series. So if you really want to have clear concept that, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बिकॉज दे आर नॉट रॉन्ग बट अपीरेंटली ऑल सेंटेंसेस सीम टू बी वेरी करेक्ट, ठीक है ना? तो वो एस्पेरेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट सीम्स टू बी करेक्ट सेंटेंस, सो वेयर टू फाइंड मिस्टेक. तो एक्चुअली कुछ एरियाज़ होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, कुछ एरियाज़ होते हैं सेंटेंस करेक्शन में, उसको आपने फोकस करना होता है. उसमें अगर आप फोकस करेंगे उन चीज़ों पर, सो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड मिस्टेक्स इन गिवन सेंटेंसेस. तो उसके जो लेक्चर्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, इंशाल्लाह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक शेयर कर दूंगी. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस विच वी हैव. हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड हिम इन हिज वर्क. देखिए, अपेरेंटली इट सीम्स टू बी करेक्ट. मोस्ट ऑफ दी एस्पेरेंट गॉट कन्फ्यूज दैट इट सीम्स टू बी करेक्ट. देखिए, अगेन वही बात है, जब हमें एरियाज़ का पता होगा ना, वी कैन फाइंड द मिस्टेक वेरी इजीली. तो हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एड हिम इन हिज वर्क. डेफिनेटली देयर इज़ अ मिस्टेक एंड दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम ग्रामर का मिस्टेक सिंपली कह सकते हैं, ठीक है ना? मेन वर्ब की मिस्टेक है इधर. अब देखें करेक्ट कौन सा, किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क. अब देखें, आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊं. वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. अब देखें, हिज नॉलेज इज द बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ऑफ जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये एक आप इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं कहेंगे, नहीं, इट इज़ नॉट एक्चुअली. So we have only one subject, as you know that we have only one subject in a sentence. So we already have his knowledge is the singular subject. That is why we are supposed to use here singular verb, which we have used here. As you know कि present simple में there are some spelling rules which we have to follow while dealing with the present simple. तो his knowledge is a singular, तो इस वजह से हमने इसमें spelling rules का इस्तेमाल करना है. There are some spelling rules where we have to use S, SS, ES, IES, ठीक है ना? इधर we are supposed to use here S. So his knowledge of languages and international relations adds him in his work. तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो his knowledge है, ठीक है? We have singular subject. तो इस वजह से हमने यहाँ एड के बजाय एड्स का इस्तेमाल किया है. ये मैंने आगे भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. इट इज़ रिटन फॉर यू, यू कैन पोज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड इट योर सेल्फ, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड. सो इन अ वेरी सिंपल वे कि ये एक्चुअली हमारे पास जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक है इसमें, ठीक है? तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक होती है, सो एट दैट टाइम वी आर सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द करेक्ट वर्ब. अब देखें, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो यू जस्ट नीड टू प्लेस अ सिंगुलर वर्ब एड्स टू करेक्ट दिस सेंटेंस. इज दैट क्लियर? अब दूसरा हमारे पास सेंटेंस क्या है, लेट मी रीड इट फॉर यू. दिस इज द सेकंड सेंटेंस. द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ invite you to reception at the embassy on Tuesday afternoon. अगेन वही बात है, इट सीम्स टू बी करेक्ट.
क्योंकि द एम्बेसडर है विथ हिज फैमिली है एंड स्टाफ है, तो इट सीम्स टू यूज प्लूरल वर्ब इनवाइट, बट अगेन देयर इज अ मिस्टेक ऑफ वर्ब। अब देखें द एम्बेसडर विथ हिज फैमिली, अब हमारे पास अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, द एम्बेसडर विथ हिज फैमिली एंड स्टाफ, विथ हिज, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर है, दैट इज वाई वी आर सपोज टू यूज हेयर सिंगुलर वर्ब। गेटिंग? तो द एम्बेसडर विथ हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट्स यू टू रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। ये आगे भी मैंने रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इफ़ टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वी ऑलवेज प्लेस द वर्ब एंड द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, द एम्बेसडर, सिंगुलर। तो ये देयर आर सम रूल्स। देखें ग्रामर आई मस्ट से इज़ वन टाइम लर्निंग। अगर आपने एक दफ़ा सेंटेंस करेक्शन के रूल्स को, एरियाज़ को एक दफ़ा आपने समझ लिया ना, यू विल नेवर एवर फेस एनी डिफ़िकल्टी वाइल टैकलिंग सेंटेंस करेक्शन। तो ये वन टाइम लर्निंग है, थोड़ा सा डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी। फिर भी मैंने रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दे दी है कि यू मस्ट नो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको करेक्शन बता रही हूँ, बट आई एम एक्सप्लेनिंग एज वेल दैट हाउ टू करेक्ट इट। ठीक है, अच्छा जी, दिस ईयर ही विल सिट इन दी CSS एग्जामिनेशन। ठीक है, अगेन वही बात है, इट सीम्स टू बी कम्प्लीटली राइट, completely correct, but again I would say it is utterly wrong. Why? देखें, this year he will sit for CSS examination, sit for। अब यहाँ वही बात है कि इसमें जो प्रीपोजिशन, जो यहाँ आप कह दो फ्रेजल वर्ब भी आप कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब की मिस्टेक है यहाँ जो है ना, sit in, बेसिकली दिस इज द फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब लेट मी रीड इट। इन दिस सेंटेंस देयर इज एन इशू विद द फ्रेजल वर्ब। ये देखिए मैंने आपको पहले कहा देयर इज अ फ्रेजल वर्ब, सिट इन इज अ फ्रेजल वर्ब। व्हाट डज इट मीन? सिट इन मीन्स टू अटेंड अ मीटिंग और डिस्कशन विद द टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन इट। इसकी मीनिंग ही डिफरेंट है। सिट इन इज अ फ्रेजल वर्ब, सो द अदर मीनिंग of it is to occupy a place to record a protest। पर ये एग्जामिनेशन की बात हो रही है, सो however the idiom's expression will be correct here, sit for। sit for an examination means to take an examination in formal setting or situation। तो ये जो sit for है ना, basically it's kind of idiom, right? So that is why we will correct here by using for instead of sit in। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर और नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग। अच्छा, ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों के लिए। अगेन वही बात है, द करेक्ट सेंटेंस, लेट मी रीड द करेक्ट सेंटेंस देन आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, जब हम नॉर इस्तेमाल करते हैं, क्या हम नॉट इस्तेमाल करते हैं? नहीं। जब हम नेवर इस्तेमाल करते हैं, क्या हम नॉट इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो इसके देयर आर सम रूल्स, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल। द यूज़ ऑफ वेदर और नॉट, इसको समझ लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सेंटेंसेस डेफिनेटली दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी दिए जाते हैं। सो वी यूज़ वेदर और नॉट to give an opposite alternative। we use whether or not। चलें, you can read it by pausing this video। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो बेटा, whether और not हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं which gives the sense even if। अगर मैं और सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ, what comes में जो भी हो जाए, होता है तब भी ये मैं करूँगी या करूँगा, नहीं होता तब भी मैं ये करूँगी या करूँगा। गेटिंग मी? So the thing is that whether or not is commonly used expression, the means regardless of weather। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, like that something will happen regardless or whether A happens or B happens। Let's suppose whether you come or not I will go on picnic। चाहे आप आती हैं या नहीं आती हैं, या चाहे आप आते हैं या नहीं आते हैं,
आई विल गो ऑन पिकनिक, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस। तो वेदर और नॉट यानी चाहे ये हो या ना हो, या जैसे हम कहें वेदर यू सपोर्ट मी और नॉट, या वेदर और नॉट आई एम गोना डू दिस। ठीक है, आई एम गोना स्टिक विथ माई डिसीजन, वेदर यू सपोर्ट माई डिसीजन और नॉट आई एम गोना एक्ट अपॉन माई डिसीजन। तो वेदर और नॉट का ये सेंस देता है, बट इधर सेंटेंस क्या है हमारे पास, द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर और नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग। अब देखें वेदर और नॉट का तो सेंस यहाँ बन ही नहीं रहा, वेदर का बन रहा है। वेदर का क्यों बन रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ कि वेदर हम कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली वी यूज़ However, we use this expression whether without not। जैसे मैंने कहा था ना कि नॉर के साथ नॉट नहीं लगता, नेवर के साथ नॉट नहीं लगता। सिमिलरली वेदर के साथ नॉट लगता ही नहीं है, ठीक है ना। When we want to mean if, in this case we use weather, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ वेदर और नॉट। जब भी आप कहीं कह दो कंडीशनली बात आ जाए, अगर मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो आप इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन द केस का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस वर्डिंग में। सो वेदर इज़ अ कंजक्शन दैट इज वी यूजली यूज टू एक्सप्रेस एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर वेदर। द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग और नॉट। और एक चीज़ मैं आपको एडिशनली बताती जाऊँ, जब वेदर का इस्तेमाल आता है तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कैन का आता है, कंडीशन यानी कैन का, कुड का, इस तरीके से मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आता है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, दिस नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई थिंक इट इज़ completely utterly very simple, so I don't think so that I need to explain it, but I'm gonna tell you little bit about it. If some of you make a noise they shall be punished। तो इसमें डेफिनेटली एक ही मिस्टेक है सब्जेक्ट प्रोनाउन की। देखें हम क्या कह रहे हैं, इफ सम ऑफ यू, जब हम सम ऑफ यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट गोज विदाउट सेइंग इज दैट वी आर गोइंग टू यूज योर यू एज अ प्लूरल। सो इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज यू शैल बी पनिश्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन की मिस्टेक। सो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई मी प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। अब इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं? बेसिकली इसमें दो मिस्टेक्स हैं बेटा। एक मिस्टेक है आपकी ग्रामर की, मेन ग्रामर की, और एक मिस्टेक है सब्जेक्ट प्रोनाउन की। आना सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह प्लान है तो यहाँ वर्ब की मिस्टेक है। करेक्ट वन इज दिस वन, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई। देखें असलम इज अ नाउन, ठीक है ना। जब नाउन हम यूज़ कर रहे हैं सो वी आर सपोज टू यूज योर सब्जेक्ट प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो असलम एंड आई प्लान्ड। अब देखें फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है, पास्ट सिंपल है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। जब पास्ट सिंपल एक क्लॉज में हम पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे हैं सो इट गोज विदाउट सेइंग कि हमने सेकंड में इस स्ट्रक्चर में पास्ट सिंपल का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, पास्ट का इस्तेमाल करना है। सो व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। ठीक है, ओके। सो द सेवेंथ वन इज दैट ही केम टू मी इंक्वायर व्हाट इज द सैलरी अटैच टू द अपॉइंटमेंट। ठीक है, अच्छा ये भी इसमें भी एक आप कह दो स्ट्रक्चर बेस्ड मिस्टेक है, वी कैन से। जैसे इंटेरोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है। सो ही केम टू मी टू इंक्वायरी व्हाट द सैलरी इज, नॉट व्हाट इज द सैलरी, व्हाट द सैलरी इज अटैच टू द अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन इधर मैंने कर दी है, बट लेट मी रीड इट। इन दिस सेंटेंस देयर इज एन एरर इन द यूज ऑफ नाउन क्लॉज, ठीक है ना। वेदर अ नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी नेवर राइट द क्लॉज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में अगर समझाऊँ, यू मस्ट नो कि जब भी हम नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो जब भी हमें लेट सपोज हमें एग्जाम्पल दी हुई होती है इंटेरोगेटिव में, वी हैव टू मेक इट एज अफर्मेटिव। सो काइंड ऑफ दिस थिंग, सो टू करेक्ट दिस सेंटेंस वी जस्ट नीड टू प्लेस इज आफ्टर द वर्ड सैलरी, बस ये चीज़ है।
तो नाउन क्लॉज में मिस्टेक थी. अच्छा जी, दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस टू करेक्ट. आई एम टू टायर्ड दैट आई डोंट हंट वर्ड्स एंड ईडियम्स in my English book. So again, there is a mistake. I'm too tired that I can't hunt words and idioms in my English book. अब अगेन वही बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. जब भी हम टू का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड टायर्ड, आई एम टू टायर्ड दैट आई कैंट. अब डू नॉट वहाँ आता, इट्स अनदर थिंग्स. तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करूँ, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे. व्हेन वी यूज़ द एडवर्ब टू इन द फर्स्ट क्लॉज, we always use, okay, when we use the adverb to in the first clause, we always use a modal verb can could in the next clause. So this is all about the sentence correction. Hopefully आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, but still if you have any kind of question, any confusion, you can feel free to ask me. आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है. और अगेन मैं कहूँगी कि सेंटेंस करेक्शन को डिटेल में समझ लेंगे तो वन टाइम लर्निंग होगी बेटा. और मैं वो सेंटेंस जो करेक्शन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पर, उसके भी मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगी. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा, उसमें जो इसके रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, लाइक प्रीसी है, कॉम्प्रीहेंशन है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, राइट. सो टेक केयर.